तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो, और जिसमें मैं आपको देने जा रहा हूँ 4 मार्च जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जीके का, ठीक है। और इसको आपको कहीं पे कॉपी में नोट करके रखना है अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप सीरियस है तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक को प्रमुख घटक क्या है? यानी अभी हाल फिलहाल में जो आधुनिक ओलंपिक मिल रहा है, ठीक है, वो जो स्वर्ण पदक होता है उसका घटक क्या होता है, वो किस चीज़ से बनाया जाता है? तो स्वर्ण जो मिलता है स्वर्ण पदक, उसमें जो है आपका 92% जो है, 92% या साढ़े 90%, साढ़े 92% भी बोल सकते हैं, वो होता है आपका रजत, ठीक है। रजत होता है और 6 ग्राम इसमें सोना, ये दोनों मिला के दिया जाता है रजत पदक में, स्वर्ण पदक में, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा रजत। डी ऑप्शन होगा इसका, रजत होगा कि आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का सबसे प्रमुख घटक जो होता है वो रजत ही होता है, क्योंकि साढ़े 92% होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजा हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था, जिसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना सबसे पहले ये समझना होगा कि हर्षवर्धन कौन था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि राजवर्धन कौन था या उसका भाई जो था वो कौन था। तो ये सब जो है, ये सब आते हैं आपका पुष्यभूति वंश से। पुष्यभूति वंश था, और जब गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ था उसके बाद ये वंश आया था। और ये वंश अपना स्थापना जो किया था वो एक हरियाणा में एक जगह है जिसको थानेश्वर बोला जाता है, अम्बाला जिले में पड़ता है, ठीक है। वहीं पे पुष्यभूति जो वंश था उसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और उसमें से चौथे शासक जो थे उसका नाम था प्रभाकर वर्धन, ठीक है, जो कि राजवर्धन और हर्षवर्धन दोनों का पिता था। और प्रभाकर वर्धन जो थे उनके 3 संतान में 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम राजश्री था, और जिसका शादी किया गया था मौखरी वंश जो था उस वो वहाँ का शासक जो था वो गृहवर्मन, उससे किया गया था। और इसके 2 बेटे थे, एक था राजवर्धन और एक था हर्षवर्धन। तो सबसे पहले बड़ा बेटा था राजवर्धन, तो उसको गद्दी पे बैठाया गया। उसके बाद जब उसका मृत्यु हो गया तब जाके हर्षवर्धन जो था वो गद्दी पे बैठा था, ठीक है। और हर्षवर्धन आपका 606 ईस्वी में 606 में बैठा था आपका यहाँ पे गद्दी पे, ठीक है। और टोटल जो है 41 साल तक शासन किया था। इसके बारे में जानकारी जो मिलता है वो हर्षचरित जो एक कथा है, या ऐसे बोल सकते हैं बुक है, जिसको वान भट्ट ने लिखा था, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य बहुत जगह फैलाया था, जैसे कि जालंधर में भी था और पंजाब में भी ले गया, उसके बाद नेपाल में, और वल्लभी जो कि गुजरात में है, वहाँ तक इसका शासनकाल था, ठीक है। और हर्षवर्धन के बारे में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हर्षवर्धन जो था 2 युद्ध हारा था, एक तो पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है, पहली बार, और एक बार फिर से पुलकेशिन द्वितीय से हारा था, जो कि ताप्ती नदी पे हुआ था युद्ध, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी जो मिलता है वो है आपका ऐहोल प्रशस्ति जो है एक विलेख, उसमें मिलता है, ठीक है। और इसके समय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, जिसको बोला जाता है कि उस टाइम में ह्वेनसांग जो था आया था। चीनी यात्री थे वो, ह्वेनसांग, यात्रियों का राजकुमार इसको बोला जाता है, ह्वेनसांग, जो आया था भारत 630 में आया था, ठीक है। और 45 तक रहे थे भारत में। और हर्षवर्धन ने अपना जो है राजधानी बनाया था वो था कन्नौज। कन्नौज को इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। और ये बहुत बड़े कवि भी थे और नाटककार भी थे। इनका 3-4 बुक है जो बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, जिसको नाटक भी बोल सकते हैं। एक है आपका नागानंद, एक है आपका नागानंद, उसके बाद एक है रत्नावली, रत्नावली, और एक है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है। तो 3 आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि राजा हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था? तो मैंने आपको बता दिया कि उसके भाई का नाम राजवर्धन था और उसके बहन का नाम जो था वो राजश्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और प्रत्याशा रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत विस्तार होने की संभावना है? तो यह है आपका 7.6%। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैविक शब्दावली में 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा प्रभावित होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सहभोजिता, ठीक है। सहभोजिता में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 अलग अलग टाइप का जाति है, जीव है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक को लाभ होता है लेकिन दूसरे को उससे हानि भी नहीं होता है, तो ये नियम है सहभोजिता का। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है, खारी खारी बावली है इसका नाम, ठीक है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मसाला का बाजार है। ये आया था आपका 17वीं ईसा पूर्व के आसपास, 17वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? तो 4वीं शताब्दी में मगध का राजधानी क्या था? तो ये था आपका राजगीर, ठीक है, राजगीर था। इसको मगध ही बोला जाता है, और मगध का जो था ये राजधानी था राजगीर, ठीक है। और इसको गिरिब्रज भी बोला जाता है, ये जो जगह है ये गिरिब्रज भी बोला जाता है। और अभी अगर अभी के हिसाब से देखेंगे तो इसका ही नाम है राजगीर, जो कि बिहार में पड़ता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में।
ठीक है, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर में 2-3 लोक नृत्य है, जैसे कि एक है हिकात, एक है आपका हिकात, हिकात, उसके बाद एक है मंदजास, ठीक है, एक है कूद और एक दमाली भी है। तो कितना आपको याद रखना है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से हफीजा भी है जम्मू कश्मीर का, रूप भी है, धूमल भी है, एक डांगी नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? तो दलाई लामा जो कि वहाँ से आए थे, कहाँ से, तिब्बत से जो आए थे, ठीक है। तो वहाँ पे वो राष्ट्राध्यक्ष थे एक तरह से, या बौद्ध धर्मगुरु भी बोल सकते हैं, वो थे, जिसका खुद का नाम जो है वो है तेनजिन तेनजिन ग्यात्सो, ठीक है। और ये अभी हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट है गिरजा मंदिर, राज मंदिर और समलेश्वरी मंदिर, ये कहाँ पे है? तो गिरजा मंदिर आपको मिलेगा कहाँ पे? उड़ीसा में। गिरजा मंदिर है उड़ीसा में, तो ये आपको टिक करना है। उसके बाद अगर राज मंदिर का बात करें तो राज मंदिर आपको मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा भुवनेश्वर में, यानी भुवनेश्वर भी उड़ीसा में ही है जो आपको मिलेगा। और सामलेश्वरी जो है ये है आपका पश्चिमी उड़ीसा में। और ये महानदी तट जो है, महानदी जो है उसके तट पे है ये नदी, और नदी बोला मंदिर। नेक्स्ट, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो आपको ये बताना है। तो बोला है कि विकसित कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका सरस्वती नदी पे, क्योंकि सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद काल जो है इसमें भी इसका जिक्र किया गया है, और सबसे पवित्र नदी जो माना जाता है वो सरस्वती नदी को ही माना जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद में जो है गंगा का 1 बार और यमुना का जो है 3 बार उल्लेख किया गया है। और सबसे ज़्यादा अगर उल्लेख का बात करें तो वो है आपका सिंधु नदी, सिंधु नदी के बारे में जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और एक होता है यजुर्वेद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? 4 ऑप्शन है, अगर आपको पता होगा तो आप ऑप्शन से भी मार सकते थे। बजरंग पुनिया तो है ही नहीं, क्योंकि ये वो क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं ना। उसके बाद किदाम्बी श्रीकांत, ये भी नहीं है। एक है आपका निम्बाराम, हाँ ये है। नेक्स्ट है का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यानी आदिल शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो गोल गुंबज आपको पता होगा कि ये कहाँ पे है, बीजापुर में। और बीजापुर कहाँ पे है? बीजापुर है कर्नाटक में। और ये बना था कब? 1655 में बना था, और इसको बनाया था दाबुल के भाकूत ने, इसका नाम था। जैसे कि रामवी सुतार जो अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है, वैसे ही थे ये भी, दाबुल के भाकूत। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि चौथी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो चौथी शताब्दी में कौन शासन कर रहा था? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासन था, जो कि मगध की राजधानी को ले गया था वैशाली। मगध की राजधानी पहले वैशाली था, लेकिन बाद में इसको ले गया पाटलिपुत्र ले गया था, वैशाली नहीं, पाटलिपुत्र ले गया था। उसके बाद है नेक्स्ट, क्या हो गया, जनवरी 2020 तक विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन है, एक है रॉबर्ट जोलिक कॉल वॉल्फोविथ, उसके बाद है डेविड मालपास। तो डेविड मालपास ये नाम भी सुने होंगे शायद, तो वही है इसके अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के। उसके बाद नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल ने, किस जनरल ने 31 दिसंबर 2019 को थल सेना अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार संभाला है? तो यह है मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे है। और सीडीएस के कौन है? बिपिन रावत। नेक्स्ट देखते हैं, जरबथैल्मिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन के कारण, विटामिन के कारण, विटामिन के नहीं होगा, विटामिन ए होगा। विटामिन ए को ही क्या बोला जाता है? रेटिनॉल बोला जाता है। और इसके कमी से क्या होता है? जीरोप्थेल्मिया और रतौंधी होता है, रतौंधी होता है दोनों। तो विटामिन ए ऑप्शन सही होगा, मैंने गलत बोल दिया था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2019 में में वैज्ञानिकों ने मानव उत्तक का प्रयोग करके विश्व के सबसे पहले त्रिआयामी मुद्रित हृदय की रचना की, यानी कि सबसे पहला कौन सा ऐसा देश है जिसने 3D हार्ट बनाया है, हृदय बनाया है? तो यह इजराइल, और इजराइल के राष्ट्रपति है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो ऑप्शन ये होगा, आप इजराइल कर लीजिए, इजराइल होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, हर्षचरित कन्नौज के शासन में, शासन नहीं होगा, शासन होगा, शासन में हर्षवर्धन की जीवनी और उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित किया गया था। तो यह कौन था? तो जो संस्कृत में किया गया था उसका नाम था हर्ष हर्षवर्धन का बोल रहा है, तो ये होगा आपका बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट ने ये किया था संस्कृत में अनुवाद। मैंने आपको शुरू में बताया था हर्षवर्धन के बारे में। देखिए 2-2 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मारियो के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो ऐसा कौन सा झील है जो किसके द्वारा, मारियो द्वारा बनाया गया था? तो देखिए, पुष्कर तो होगा नहीं, क्योंकि पुष्कर राजस्थान में। लोनार होगा नहीं, क्योंकि लोनार महाराष्ट्र में। लोकटक भी नहीं होगा, क्योंकि लोकटक झील मणिपुर में है। एक ही बचा सुदर्शन झील। तो ये है आपका कहाँ पे? काठियावाड़ में, जिसको बनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था।
नेक्स्ट है ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है लूना एक्सोस्फीयर। लूना एक्सोस्फीयर। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। एक्सोस्फीयर बोल रहा है तो ये आपका होगा। एक्सो मतलब बाहर होता है, तो अंततः होगा पहला ऑप्शन होगा ही नहीं, सी ऑप्शन होगा। इंट्रो बोलता तो चलता भी पहला ऑप्शन, लेकिन एक्सो बोला, एक्सो का मतलब ही होता है बाहर वाला चीज़। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के स्थान पर भेदभाव पर रोक लगाता है? एक ही है, आर्टिकल 15। ये पिक्चर भी आया था आर्टिकल 15, जिसमें उस्मान खुराना अभिनेता थे। उसके बाद नेक्स्ट है मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $6 बिलियन के साथ किसको जमानत देने के लिए सहमत हुआ है, यानी किसको ये मिलेगा? ऐसा कौन सा देश है जिसको मिलेगा? तो एक ही है, सबसे गरीब पाकिस्तान, इसको मिलेगा जमानत देने के लिए। कौन देगा? ये देगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। और इसका हेडक्वार्टर IMF का कहाँ पे है? जिनेवा में। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो ये कौन सा ऐसा व्यवस्था है जिसमें साधनों और निजी स्वामित्व के बारे में बताता है? तो ये होगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, जिसमें निजी स्वामित्व की एक विशेषता होती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे बारे में बताता है? तो यह है अस्पृश्यता का, यानी छुआछूत का अंत होता है, उसके बारे में। नेक्स्ट है आपका कि विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा कर देता है, ये कारण क्या है? तो ये कारण है आपका तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा के कारण ये होता है। मैंने पिछले वीडियो में 2-3 चीज़ बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कि दर्रे के बारे में बताया था, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था, उत्तराखंड और कश्मीर के बारे में बताया था, और सिक्किम के बारे में बताया था। 4 ऐसा स्टेट है जिसमें से दर्रे बार बार पूछे जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में है बारलाचा और सिपकिल्ला, और उत्तराखंड में है थागला और लिपू लेक और नीति दर्रा, और कश्मीर में मैंने बताया था आपको, कश्मीर में भी 2 दर्रे हैं। जैसे कि दर्रे तो ऐसे बहुत हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो 2 है, जैसे एक बुर्जिला है और एक जोजिला है, ये याद रखना है। और सिक्किम में 2 है इंपॉर्टेंट, जिसमें से एक आता है नाथुला और एक आता है आपका झीलपला। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बताया, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में